अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी बराए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और प्राइम मिनिस्टर से अपना अवार्ड वसूल करें। मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की के सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप 10 कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं हो। मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हों। वज़ीर आज़म साहब अपने ही वज़ीरों में सर्टिफिकेट्स बांट रहा था कि शाबाश शाबाश आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, जब आप अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। वफाकी हुकूमत ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, ज़रताज गुल, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर, वज़ारत पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी सब फेल हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम भी टॉप 10 में शामिल नहीं है। यानी तमाम अहम तरीन वजारतों की कारकर्दगी ख़राब है। क्या फेल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो नंबर्स तो कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। अब ये वो सवाल है कि जिसका जवाब आना ज़रूरी है। ये वो वजारतें हैं जो मुल्क की समत का तयन करती हैं, लेकिन इनसे वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं है, तो फिर अवाम कैसे मुतमईन होंगे? हाँ, लेकिन अश्विन, वज़ीर ख़जाना कहते हैं मईशत हुकूमत के मुताबिक ही चल रही है। वज़ीर आज़म भी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन शायद हकीकत कुछ और थी। शेख रशीद साहब भी मुझे बता चुके हैं कि वज़ारत इत्तलात और ख़जाना पर वज़ीर आज़म की ख़ास नज़र है, लेकिन दोनों वज़ारतों की परफॉर्मेंस तो ख़राब नज़र आ रही है। सुनिए ज़रा। अगर इमरान खान की किसी महकमे पे सबसे ज़्यादा नज़र है तो एक यही दो महकमे, फिनांस और एक इंफॉर्मेशन। ग्रोथ हो रही है, 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी, हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है तेजी से, यानी इसका मतलब कि हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। तो अब जरा आ जाए, हुकूमत के मुताबिक अच्छा काम किसने किया? इमरान खान की कैबिनेट में मुराद ने पहला नंबर हासिल किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर टॉप 10 वजारतों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। टॉप 10 वज़रा में एक भी इत्तेहादी जमात का वज़ीर शामिल नहीं है। पहला नंबर मुराद सईद का, दूसरा नंबर असद उमर का, सानिया नश्तर तीसरे, शफकत महमूद चौथे नंबर पर हैं। इंसानी हुकूक की वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने 5वां नंबर समेटा है। खुसरो बख्तियार 6ठे नंबर पर हैं। मुईद यूसुफ 7वें नंबर पर हैं। रज़ाक दाऊद 8वें नंबर पर हैं। शेख रशीद 9वें और फ़ख्र इमाम 10वें नंबर पर हैं। इन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। टॉप 10 से बाहर रहने वाले वज़रा का रद्द अमल भी देख लीजिए। कुछ तो कारकर्दगी जांचने के मैकेनिज्म पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा। काम जो शुरू किया है गुड गवर्नेंस का और ट्रांसपेरेंसी का, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। और जो पहले 10 नंबर पे 1 to 10 जो आए हैं, मैं सबको उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन इसके अंदर अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुरुस्त करने की जरूरत है। मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहा है उसको उसका सिला मिल रहा है। नहीं तो जो आज 10 में नहीं आया समझो कि फेल है। नहीं, उनको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वजारतों की परफॉर्मेंस में आपकी वजारत का नंबर नहीं आया सर, इसके ऊपर कमेंट कर दें। तो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शहजाद अरबाब बताते हैं कि तमाम मिनिस्ट्रीज से हर 6 माह की कारकर्दगी जांचने का मुआहदा हुआ है और मिनिस्ट्रीज खुद के सेट किए गए टारगेट्स की रिपोर्ट कारकर्दगी जांचने वाले कमीशन को जमा करवाता है। 19 में सितंबर 2019 टू बी एग्जैक्ट ये कैबिनेट में लेके गए। कैबिनेट ने इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्रूव किया और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि इसको आपने डिज़ाइन भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। आज जो फंक्शन हुआ है ये 2 क्वार्टर्स का, जो फर्स्ट
6 मंथ्स का जो इस साल का जो परफॉर्मेंस है उसको हमने एवेलुएट किया, रिव्यू किया कि जिस मिनिस्टर और जिस सेक्रेटरी ने इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को सीरियस लिया है और उन्होंने अब अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाया है फॉर रिव्यू, उनकी मिनिस्ट्री ऊपर गई है। तो ये वो मैकेनिज्म था जिसके तहत ये नंबर्स दिए गए हैं। वज़रा को इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर नाइब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो आज परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आई है वज़रा की, इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। अगर सर इस जगह पर आप अभी वज़ीर आज़म होते और आप मौजूदा काबीना आपकी होती, कुछ देर के लिए ये सोच लें, तो आपकी काबीना में टॉप 10 या टॉप 5 वज़रा कौन होते सर मौजूदा कैबिनेट के? मैं जब खुद फेल हो गया तो मेरे वजीर भी फेल हो गए। हुकूमत तो फेल हो गई है, डिलीवर किया है कुछ हुकूमत ने। इस हुकूमत जो हुकूमत ही फेल हो, जिसकी मुझे आप इस हुकूमत का एक मुस्बत काम बता दें, उसके बाद वज़रा में बात करेंगे। तो जो हुकूमत ही नहीं चल रही उसके वज़रा क्या कर रहे हैं? आपकी नजर में कोई भी कहीं पर भी सारे वज़रा फेल हैं? आप बता दें, मैं आपको कह रहा हूँ एक मुस्बत काम बता दें इस हुकूमत का। सर अब वज़ीर मवासलात कहते हैं सर 108 अरब का इजाफा किया है एनएचए की आमदन में सर, इस बुनियाद पर उनको नंबर 1 मिल गया है सर। एनएचए का काम आमदन नहीं होता, एनएचए खराजात करती है, सड़कें बनाती है, मोटरवे बनाती है। आज पूरे पाकिस्तान में सखर से कराची मोटरवे वो कहाँ बना है, शुरू हुआ है। जो हकला का था, जो चीजें 6 महीने मुकम्मल होनी थी या 3 साल 3.5 साल मुकम्मल नहीं हुई, सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। ये कब परफॉर्मेंस होती है? सही सर। सर ये पाकिस्तान पोस्ट इजाफा हुआ सर, वहाँ पर खसारे से इजाफे की तरफ आया सर, वहाँ पर भी आप समझते हैं कि कोई खातिर खा काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 सालों में? मुझे बताए ना पोस्ट, मुझे बता देना कि क्या किया उन्होंने। ये जो वफाकी पोस्ट का महकमा होता है, ये अपनी सर्विसेज बढ़ाता है, ये लोगों की सहूलत देता है, तो ये सारी बात होती है। अखराजात तो हुकूमत के मजमूई तौर पे देखे जाते हैं, अखराजात बढ़ गए हैं और हुकूमत की आमदन जो है वो महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकती। ये आज हकीकत है। तो अब शायद खाकान अब्बासी साहब की नज़र में कोई किसी वजीर ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर इनको नंबर्स दिए जाते। मुराद सईद साहब जो आज पहले नंबर पर बराजमान हुए हैं, यानी वजीर आजम साहब समझते हैं कि सबसे बेहतरीन कारकर्दगी इस वक्त मुराद सईद साहब की है। तो मुराद सईद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने टॉप किया है। क्या ऐसी तब्दीली लाएं आप जिसकी बुनियाद पर आपको ये पोजीशन दी गई है मुराद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इमरान खान के ऊपर एतमाद किया और जो मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, मुल्क के 22 साल जदोजहद के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म बना, उनके ऊपर एतमाद किया। तो लीडर ने मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान थे उनको मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ दी थी। उसमें कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी मेरे पास थी, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट। तो इन इदारों को न सिर्फ बेहतर करना था, बल्कि अगर पाकिस्तान पोस्ट की बात करें तो वो खसारों में जा रहा था 13 साल से, और आज अल्लाह का शुक्र है कि 13 साल बाद इस माली साल पाकिस्तान पोस्ट अपने खसारे से निकल आ चुका है। बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में 94 से 62 नंबर पे पाकिस्तान पोस्ट आ चुका है और फेटअप की जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी भी कंप्लायंस करने में पाकिस्तान पोस्ट अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गया है। इस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये वजारत हमेशा जो साबिका नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है वो अपने पास रखता था, लेकिन हमारे 3 साल में इसकी आमदन में 108 अरब का इजाफा हुआ है, जो कि 128% बनता है पिछली हुकूमत से। मुराद सईद साहब, लेकिन यहाँ पर खासी तनकीद भी हो रही है ना कि टैक्स 300 से 1400 रुपए कर दिया है, जिससे इजाफी पैसा जमा हुआ। 119 टोल प्लाजे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं, जिसमें 117 आज भी एनएचए के पास है और 2 जो मोटरवेज हमारे हैं वो आउटसोर्स किया था नवाज शरीफ ने 2015 में 2035 तक, जिसके मुताबिक हर साल उसमें 10% इजाफा भी होना था।
तो जो 2 के ऊपर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है वो नवाज शरीफ के मुआहिदे के नतीजे में मिल रहा है। फिर इसके साथ मैं कौम को ये भी बताता चलूं कि 13,000 किलोमीटर की जो हमारी सड़कें है उसकी GIS मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। GIS मैपिंग का मतलब कि कोई भी आपके राइट ऑफ वे के ऊपर कोई एक्टिविटी हो वो आपको नजर आती है, जिसका आपको NOC आपने दी है और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, हमने आमदन बढ़ाई है ट्रांसपेरेंसी से। ट्रांसपेरेंसी कैसे कि हमने अपने पूरी निज़ाम को डिजिटाइज कर दिया और जिससे इदारे का जो राइट ऑफ वे था उसके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलता था वो मिलना शुरू हो गया। दूसरा, हमने जब भी हम बात करते हैं कि इमरान खान ने 5 या बाद डेमो के ऊपर काम का आगाज किया, सियासी इंसाफ कार्ड लॉन्च किया, बेहतरीन खारजा पॉलिसी दी, नए पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, गुर्बत के खात्मे का एहसास शुरू कर दिया, तो हमें जवाब मिलता है कि सड़कें बनाई थी। अब अगर इसका मुआवजा हम करें पिछले 3.5 साल में और उनके 3.5 साल से, तो उसका मुआवजा ये बनता है कि उन्होंने अपने पहले 3.5 साल में 986 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। मौजूदा हुकूमत ने 2000। चलिए मुराद, आप फर्स्ट आए, आपको इनाम मिला। खान साहब ने आज ही की तकरीब में कहा कि सजा और जजा होनी चाहिए, तो वो वज़रा फेल हुए, टॉप 23 में भी नहीं आए, क्या समझते हैं आप, उनको फिर तब्दील होना चाहिए? देखिए, अल्लाह का निज़ाम भी जजा सजा के ऊपर कायम है। आज जो तफसीलात और जो चीज़ें बताई गई वो मुख्तलिफ वजारतों को जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होता है वो मुख्तलिफ वजारतों का, उसके साथ साथ PM ऑफिस का और अरबाब शहजाद साहब के पास जो जिम्मेदारी है जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के ऊपर, इदारों की रिफॉर्म्स वगैरह के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो वो मिलकर एक टारगेट सेट करते हैं कि इन्होंने इस क्वार्टर में क्या काम करना है, और हर क्वार्टर के मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं जिसका फिर रिव्यू भी किया जाता है। तो ये तमाम अमल का मेरे ख्याल से वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो इस वक्त मुल्क की इतनी मुश्किल हालात में अगर 5.37 GDP पहुंचा है, जो दुनिया उस पर अप्रिशिएट कर रही है, इस तरह की यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बनती, अल्लाह शुक्र है कि फुल कैपेसिटी पे चलने लगी। जो हमारा छोटा किसान है उनको आज पूरा मुआवजा जो है मुआवजा मिलने लगा। बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब, साथ आप मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम भी ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम, एक तो ये वाला सिलसिला कि कहीं पर भी कोई जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा था कि जो लोग काम नहीं करेंगे वो घर जाएंगे, तो नंबर्स में अब आपको लगता है कि तब्दीली जो हुई है, ये सामने जो आया है, इस पर कोई सजा जजा का मामला होगा, मतलब कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लगता है आपको? बहुत शुक्रिया किरण। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। मतलब कि ये कोई वक्त नहीं था, कोई टाइमिंग नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस टाइम पे इस तरह की कोई तकरीब करने की, एक ऐसे टाइम पे जबकि हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत तनकीद हो रही है, ऑपोजिशन मुतहरक हो रही है, तहादियों से राब्ते हो रहे हैं, तहादी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि किचन में कुछ पक रहा है, जब पकेगा तो फिर आपको बताएंगे। परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, और MQM का वफ़द शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो शहबाज शरीफ साहब उनकी मौजूदगी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि करप्ट, राशि और तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है, और वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए उनके साथ खड़े हुए सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो ये बड़ा एक नाजुक मरहला था। और ये तकरीब करके कि जब महंगाई के हवाले से तनकीद हो रही है, मईशत के हवाले से तनकीद हो रही है, मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद कम हो गई है, वो श्रिंक होके वर्किंग क्लास में तब्दील होती जा रही है, उस पर तनकीद हो रही है, तो आपने सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए और आपने कहा कि ये मेरे टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं। और एक और शील्ड जो इमरान खान साहब को मिली हुई थी वो ये मिली हुई थी कि इमरान खान साहब खुद तो बड़े अच्छे हैं, वो उनकी नीयत भी बड़ी अच्छी है, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टीम अच्छी नहीं है। लेकिन आज की तकरीब ने इस बात को इंडोर्स कर दिया है कि इमरान खान साहब की जो टीम है वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब तक जाती है। मुझे लगता है कि शायद बड़ा आपने वैलिड नुक्ता उठाया। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने खुद इस वक्त ऐसी तकरीब करके अपने पांवों पर कुल्हाड़ा मार लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू के टॉप 10 में वो इत्तेहादी जो मुलाकातें कर रहे हैं ऑपोजिशन से, उनके वज़रा के नाम नहीं है।
जी बिल्कुल, उनके वज़रा के तो नाम नहीं है, और बल्कि वो तो फिर इत्तेहादी है और उनका ताल्लुक ही किसी दूसरी पार्टी से है, और उन बैसाखियों के सहारे आप हुकूमत में मौजूद हैं। लेकिन आपके अपने जो वजीर है, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपकी अपनी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि उनको भी क्राइटेरिया समझ नहीं आया, उनको भी फॉर्मूला समझ, फवाद चौधरी साहब जो हर वक्त हुकूमत को डिफेंड करते हैं, ट्वीट करते हुए नजर आए कि अगली बार ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे रिजल्ट्स दूंगा, तो देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर ओन टीम। एंड सेकंड, यू हैव इनवाइटेड क्रिटिसिज्म। जरताज गुल जिनकी ऑपोजिशन जिनके काम की तारीफ करती है, उनका काम कहीं दिखाई नहीं दिया, वो भी फेल हो गई हैं। अच्छा, मईशत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं ना। वजीर आजम साहब अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मईशत बिल्कुल डगर पर है, जीडीपी थोड़ी सी ग्रो की, उसकी भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब हम इधर देखते हैं, जो नंबर्स देखते हैं, जो कारकर्दगी देखते हैं, तो वहां पर जो मईशत की वजारत है वो टॉप 10 में नहीं है। तो फिर जब वजीर आजम साहब खुद मुतमईन नहीं है, तो फिर ये अवाम को किस तरह से मुतमईन कर रहे हैं इस तरह के जुमलों से? देखिए मेरी बात सुने, जब IMF की इतनी कड़ी शराइत की बुनियाद पर आपने अवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, उसके बाद रुपए की कदर आप देखें किधर जाके तारीख की कम तरीन सतह पे गिर गई है, और उसके अलावा जो सिचुएशन है वो एक आम आदमी के लिए क्या बनी हुई है। आपकी स्टेटमेंट्स कुछ आती हैं कि जी इतने में आटा मिलेगा, घी मिलेगा, चीनी मिलेगी, वो बनता कुछ और है। आप कहते हैं कि माफियाज को कंट्रोल करेंगे, आटा तहकीकाती रिपोर्ट, चीनी तहकीकाती रिपोर्ट, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते हैं। तो उसके बाद डू यू थिंक कि वजारत खजाना को पहले टॉप 10 में कहीं पे पोजीशन देंगे, और अगर देंगे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा और तनकीद होगी ना, तो वो तो देना बनता भी नहीं था। और दूसरा ये कि जिन वजारतों की आप बात करें, मुराद सईद साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट किरण, मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 3.5 साल में इसके अलावा कि जब भी एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसके फौरन बाद मुराद सईद साहब आ जाते हैं और वो ऐसी की तैसी करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिशन की, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एंड PMLN, और की परफॉर्मेंस देखी नहीं है। जितने मंसूबे सड़कें मुकम्मल हुई हैं, उनमें से तो बहुत सारे वो है जो पिछले दौरे हुकूमत में जिनका आगाज हुआ था, तो वो तो एक ऑटो पायलट पर मंसूबे चल रहे थे ना। मुझे ये बताएं कि मुराद सईद का विजन क्या था? वो अभी खुद अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करके गए, वो बता के गए कि उन्होंने क्या क्या किया, जिसकी बुनियाद पर उनको नंबर 1 की पोजीशन मिल गई है। जाहिद साहब, बड़ी अंदर की खबरें होती हैं सर आपके पास, तो जिन लोगों को जजा मिलनी थी वो तो सरेआम जजा दी गई है वजीर आजम साहब की जानिब से, लेकिन जिनके नाम नहीं आए या जिन्होंने काम नहीं किया, उनके लिए सजा वजा का कोई प्लान है? देखिए किरण, जो अभी तक रिसर्च की है, जो अभी तक गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी, और वज़ीर आज़म ने कम से कम 22 ऐसी कमेटीज़ बनाई थी। अक्टूबर 2018 तक ये कमेटीज़ मुकम्मल हो गई थी। टास्क फोर्सेस थी जिन्होंने एक इनपुट और आउटपुट और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को शो करना था। जो गवर्नमेंट का टॉप 3 एजेंडा था वो इन टॉप 23 परफॉर्मेंस में शामिल नहीं है। ये इटसेल्फ एक सवाल उठा रही है, जिससे मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का नंबर 1 एजेंडा अकाउंटेबिलिटी पे था। अकाउंटेबिलिटी की परफॉर्मेंस यहाँ काउंट नहीं की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सेकेंडली जो क्लाइमेट चेंज है, गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म खुद इस पे बात करते रहे हैं, वो वजारत इसमें मौजूद नहीं है। मेरी टाइम जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जिसमें बड़ी बातें भी हो रही हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, उसका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है। फिर आप देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, बहुत अहम मिनिस्ट्री है। इसके अलावा ये एक महज इत्तफाक है या फिर ये जो एवेलुएशन की गई है उसमें जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं जो कि साथी हैं गवर्नमेंट के, जिस तरह डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की वजारत है, उसका यहाँ पर कोई वजूद मौजूद नहीं है परफॉर्मेंस का। इसी तरह से मियाँ मोहम्मद सोमरो हैं, ये दो वो लोग हैं जो कि सिंध से ग्रैंड अलायंस पार्टी का हिस्सा थे, गवर्नमेंट का अभी भी हैं। इसके अलावा जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसका कोई रोल नहीं है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री है, उसका भी कोई परफॉर्मेंस का यहाँ लोगो या परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। तो ये गवर्नमेंट के टॉप 3 एजेंडा में से जो मिनिस्ट्रीज़ थी जिन पे गवर्नमेंट का फोकस था और टॉप प्रायोरिटीज़ में थी, उनका कोई परफॉर्मेंस बताया नहीं गया है। इसका मतलब है कि जो 23 गवर्नमेंट ने पेश की हैं, अगर आप फैक्ट सामने रखें तो ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जो वज़ीर आज़म की कैबिनेट है, जो टीम प्लेयर्स हैं, जो किसी हद तक ओपनिंग प्लेयर्स समझे जाते थे, जिस तरह हमाद अजहर हैं, वो
एक सवाल उठ रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे, क्या अब कैबिनेट रीशफल होगी? मैं वैसे आपसे सजाओं को पूछी थी, लेकिन आपने तो जजा के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिए। जिनको जजा मिली है उनके ऊपर भी सवाल लगा दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशकोरी साहब, आप साथ मौजूद थे। एहतशाम, आज मरियम नवाज साहिबा एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से जब वो आई हैं, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस टॉक की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रही हैं वो। भाई हालात बदल चुके हैं, हालात साजगार हो रहे हैं, साजगार हालात की यकीन दहानी कैसे हुई है? लग रहा है आपको हालात चेंज हो गए, मामला चेंज हो गया है, कुछ हुआ है? उनकी तवक्को तो बहुत है कि हो जाए, और इत्तेहादियों का जो रवैया सामने आ रहा है उससे ये लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं उनको भी ब्रीदर मिला है कि आप थोड़ी सी अपनी मर्जी से स्टेटमेंट्स वगैरह दे दें। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय मेरी ये है कि मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क किसी किस्म की भी तब्दीली का मुतहम्मल हो नहीं सकता। उसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक कि जब वो तसलसल टूटेगा, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी एक टीम है, अब 1.5 साल आपको पता रह गया है, और वो एहतशाम शेख रशीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शेख रशीद साहब भी साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको टॉप 10 में। शेख साहब, सबसे पहले तो इस पर जरा कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं तो 9वां नंबर सबसे अहम होता है, सबसे अहम नंबर पे हूँ। 9वां नंबर ताकतवर होता है, तो मैं अल्लाह की हुक्म की दी हुई जो ताकत है वो बिल्कुल ठीक हूँ, ना इतना ऊपर हूँ ना बिल्कुल नीचे हूँ, दरमियान में। सारी सियासत मैंने जिंदगी में दरमियान में की है, तो मैं तो मुतमिन हूँ कि ठीक परफॉर्मेंस हुई है। शेख साहब, वैसे मैं सुन रही थी आप कह रहे थे 9वां नंबर आपका लकी नंबर भी है। सर, खान साहब सजा और जजा की बात करते हैं, इनफैक्ट आज की तकरीब में भी उन्होंने की, तो जिन वज़रा के सिरे से नाम ही मौजूद नहीं है 23 की लिस्ट में, तो सर आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी राय में फिर उनको सजा मिलनी चाहिए? सर नहीं, सजा मेरा मतलब है जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें 4 बोनस मिलने जा रहे हैं। हमने कल तनख्वाहों में इजाफा कराया है, सिविलियन की भी और सारी सिविल आर्म फोर्सेस की भी, तो अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे फैसले आएंगे जी। और तो जो टॉप 23 में नहीं आए उनकी वजारतें ही नहीं जानी चाहिए शेख साहब? नहीं, आप तो बहुत ही, मेरा ख्याल है गुस्से में आज जानी नहीं शेख साहब, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। मुकाबला करना चाहिए और अगली दफा अच्छी परफॉर्मेंस लानी। मैं तो वजीर आजम की बात के अकॉर्डिंग आपसे पूछूंगी। वजीर आजम साहब ने कहा था कि 6 महीने की कारकर्दगी चेक करेंगे, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। जो अच्छे काम करेगा उसको बोनस मिलेगा, सो सजा की बजाय आप जजा की तरफ। और बुरे काम वाला सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करेगा शेख साहब। हाँ बस। चले, तो आपने ये कुछ क्लियर कर दिया कि बस यही सजा है कि आप सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करें। अच्छा शेख साहब, अब जरा मरियम साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वो कह रही हैं कि हालात तब्दील हो चुके हैं, साजगार हो चुके हैं। साजगार हालात की यकीन दहानी कैसे हो गई शेख साहब उनको? आपको लगता है वैसे चेंज हो गए हालात? देखें, सब मीडिया खेल रहे हैं। आप मेरा बयान रिकॉर्ड रखना, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ये 23 मार्च को भी नहीं आएंगे। अदम एतमाद भी इनका नहीं होने जा रहा, और एक अदम एतमाद जो है इनको ले डूबेगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे। और इनको समझ आ गई है 2 दिन से। देखें, अब ये दरवाजे किनके खटखटा रहे हैं, जिनको कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां। देखें ना, जिनको इनकी जबान नहीं थकती, ये कह के ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, और वहाँ खैरात मांगने गए हैं, वहाँ भीख मांगने गए हैं वोट की, वो भी उनको नहीं पड़ी। सो आए 23 मार्च को, हिम्मत है तो आके दिखाएं, ये आगे जाएंगे। और इमरान खान इन सब क्राइसिस से निकलेगा। जिनको एस्टेब्लिशमेंट की जमातें, ये खुद इनफैक्ट ये खुद कहते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर वो दरवाजा खुल गया तो, और अगर नहीं भी खुला और अगर खटखटा भी रहे हैं, गोके खाना भी खिला रहे हैं, उन लोगों को बुला रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं से तो कोई इशारा तो मिल रहा होगा ना? यकीनन कोई इशारा नहीं है, कोई इशारा नहीं है। गैर जानिबदार हैं और हुकूमत के साथ हैं। सर, कामिल अली आगा कहते हैं कि अगर गैर जानिबदार हो गए ना तो हुकूमत के लिए मसला हो जाएगा। सर ठीक है ना, उन्हें नहीं होंगे क्यों? मेरा मतलब है कामिल अली आगा बहुत अच्छा आदमी है, तो उसने ये कहा कि इशारा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा ना। सही। और शेख साहब, ये 23 की जगह, क्योंकि आप कह रहे हैं 23 मार्च को भी नहीं आएंगे, 23 की जगह अगर 27 को आ गए, फिर 24 आगे आ जाएं, हम तो खुद इनका इस्तकबाल करेंगे 25-26 को। सर ये वैसे अभी भी ये ऑफर अभी भी मौजूद है? देखें, मेरी गुजारिश सुने, पिछले 3 दिन से सामाने हर्ब जो है वो तैनात हो रहा है। वो जो क्या होते हैं, मुख्तलिफ सूबों के स्टॉल जो हैं,
सो 1-2 महीने काम शुरू हो जाता है। सो इनको समझ है, ये बेवकूफ नहीं है, ये 23 मार्च से पीछे नहीं होंगे तो बहुत ख्वार होंगे, या आगे नहीं होंगे तो बहुत ख्वार होंगे। खराबी इनका मुकद्दर है। 15-16 तारीख से आपको पता लग जाएगा कि ये भाग गए हैं अदम एतमाद से। कितने दिन, 10 दिन बाद पता लग जाएगा। सर अदम एतमाद ला सकेंगे ये? मैं आपको कह रहा हूँ, चलें कोशिश भी कर सकेंगे। ये 60-70 दिन 90 दिन की सियासत है, और उसके बाद ये टेंट फिश कर देंगे और ये टीवियों पे प्रोग्राम करेंगे। 3.5 साल तक कर रहे हैं। आपको इनका मशकूर होना चाहिए कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इनसे बातें करके तो प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्रगत मौजूद है। एहतशाम सुन रहे हैं आप, शेख साहब की गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि कोई परवाह नहीं है। इससे पहले भी जो मीटिंग्स ऑपोजिशन की होती रही हैं, जिस तरह की बातें होती रही हैं, ये भी फिर ये सिर्फ कंटेंट ही निकल रहा है, मीडिया खेला जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है, या वाकई कुछ है, कोई हांडी है जो पक रही है इस बार ऑपोजिशन की? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि खान साहब अनपॉपुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो जवाब है कि हो रहे हैं। जो कारकर्दगी हुकूमत की है उसके नतीजे में खान साहब की जो पॉपुलैरिटी पहले थी वो तो अब नहीं है, और चीजें जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस हद तक अनपॉपुलर हो गए हैं कि मुख्तलिफ हल्के अब चाहेंगे कि तब्दीली आ जाए और खान साहब चले जाएं और कोई और वजीर आजम आ जाए, कोई और पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, या कोई और चॉइस उनके पास मौजूद है और एक इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट हो जाए? क्या मुल्क उसका मुतामिल हो सकता है? तो उसका जवाब है कि फिलहाल नहीं। ठीक है, तो शेख साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी नहीं होगा, ये बात दुरुस्त हो सकती है कि कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी लेवल था वो नीचे जा रहा है। वो नीचे जाना, वो इमरान खान के अपने लिए और हुकूमत के लिए ही बड़ा सवाल या निशान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम। प्रोग्राम में से एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खातून के सर में कील ठोकने का हौलनाक वाकया नया रुख इख्तियार कर गया है। पुलिस ने खातून के शौहर को ढूंढ लिया है। अब उसका कहना है कि कील उसने नहीं बल्कि जन्नात ने ठोकी है। शौहर ने किसी पीर के कहने पर औलाद की खातिर सर में कील ठोकने वाली बात को भी गलत कहा है। उस खातून के पहले ही 2 बेटे और बेटी है। शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं। पहली बीवी से 8 बच्चे हैं। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून जहरी मरीज है जिसका 2017 से इलाज चल रहा है। मियाँ और बीवी दोनों की जहनी कैफियत जांचने के लिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं। शौहर के बयान में कितनी हकीकत है, कहीं जन्नात की कहानी पुलिस से बचने के लिए तो नहीं बनाई गई है। असल कहानी का ऑब्वियसली सामने आना अभी बाकी है, इसका पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर मुईज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ अल्लामा शहरियार दाऊद साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन डॉक्टर मुईज़, अब क्योंकि आप भी इस वाक़े को पिछले 2 दिन से मुसलसल देख रहे हैं, आपको बात सुनकर या इस शख्स को देखकर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपको इसकी कैफियत देख के क्या लग रहा है? ये जो बातें कर रहा है, जन्नात ने कील ठोकी है, किसी के कहने पर नहीं ठोकी, आप क्या तज्जिया कर रहे हैं इसको देखते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझसे मुखातिब? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये वाक़या और ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में जहालत की इंतहा की निशानदेही करते हैं। यानी इस हद तक जहालत बढ़ चुकी है कि मानने वाले वाकई ये मानेंगे कि जिन्नात ने कील ठोकी है। इसका शौहर बड़ा तेज है। आपने देखा ये बार बार जो सफाई पेश कर रहा है कि मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चे से पूछ लिया। बच्चा क्या सच या झूठ बोलेगा? तो इसका मतलब कि ये डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिस तरह इसका चेहरा, जब ये मैंने टीवी पे देखा ये इंटरव्यू देते हुए, ये निशानदेही करता है कि बहुत कुछ छुपा रहा है। पहली चीज तो ये छुपा रहा है कि ये आमिल को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस जाली पीर को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज ये कह देना कि उस औरत को जहनी बीमारी थी, तो मेरे नजदीक मेरे 45 साल जिंदगी के गुजर गए, कोई भी जहनी मरीज आज तक ऐसी नहीं हुई जिसने अपने सर में कील ठोकी। डिप्रेशन का मरीज अक्सर अपनी कलाई काटता है, या गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाता है, या पानी में छलांग लगा के खुदकुशी करता है। मगर कील ठोकना नामुमकिन है, बिकॉज ये हड्डी है और इस हड्डी में कील हाथ से नहीं जाती, अच्छा खासा हथौड़ा लगाना पड़ता है तब जाके कील अंदर जाती है। तो पहले ये चीज भी गलत होगी कि जहनी मरीजा थी इसलिए इसने ये हरकत की हो। दूसरा, हस्बैंड जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है पीर को, और पुलिस इस पूरे वाक़े को
मुझे नहीं लग रहा कि क्या रंग देना चाह रही है, कि हमें तो ये मालूम करना है कि ये औरत पीर के पास गई थी, वो पीर कौन था, पीर ने किस वजह से ये कील लगाई। अच्छा, अमलियात में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज किरण होती है, अमलियात में कील लगाई जाती है मगर सर पे नहीं लगाई जाती। अमलियात में कील पे अमल किया जाता है और उन कीलों को दरवाजे की चौखट पे लगाया जाता है ताकि कोई बुरी चीज घर के अंदर दाखिल ना हो। मगर ये ब्रेन के अंदर कील का मसला 12वीं सदी में यूरोप के अंदर जब जहालत का दौर था, वहां ऐसा मरीज जो माशरे के लिए नुकसानदेह हो, तशद्दुद पसंद हो, वायलेंट हो बहुत ज्यादा, तो उसके ब्रेन के हिस्से में कील ठोकी जाती थी ताकि वो ब्रेन का हिस्सा डेड हो जाए। तो क्या ये पीर ने इस वजह से कील ठोकी कि उसका हस्बैंड तीसरी शादी करना चाह रहा था या बीवी से बेजार था? क्या ये कोई उस तरफ निशानदेही कर सकता है कि बीवी को मर्डर करने का या कत्ल करने का तरीका? मुझे नहीं पता, मैं भी कयास सारिया ही कर रहा हूँ जब तक हमारे पास सबूत ना आए। मगर डेफिनेटली ये वाकया एक बात तो हमें बताता है कि अगर हम तोहम परस्ती से और इन चीजों से नहीं निकलेंगे जब हमारी कौम, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब जिन आके थोड़ी अदालत में या पुलिस के पास बयान देगा कि मैंने, शहरियार दाऊद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साहब, जन्नात की मौजूदगी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। कुरान मजीद में पूरी सूरह जिन मौजूद है। अल्लाह ताला ने कई बार अल जिन्न वल इंस कहकर मुखातिब किया है, लेकिन जिस किस्म की बातें ये की जा रही हैं, और फिर जन्नात के हवाले से ये बड़ा मशहूर है, लोग मशहूर करते हैं, आमलीन उनसे काम निकलवा लेते हैं, जन्नात घर से पैसे उठाकर ले जाते हैं, मिठाइयों की दुकान से मिठाइयाँ उठाकर ले जाते हैं। इस वाक़े में आपको कोई सदाकत कहीं पर लगती है? मुझे तो नहीं महसूस होता कि कोई जन आकर कील ठोक दे किसी के सर में। शहरियार दाऊद साहब, शहरियार दाऊद को भी मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? शहरियार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा। ग़ालिबन राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन शहरियार साहब, अगर आपने हैंड्स फ्री अगर वो हटा देंगे तो आपको मेरी आवाज़ आएगी, और प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मैं चाह रही हूँ कि आपसे जवाब लेकर फिर अगले सेगमेंट की जानिब चली जाऊँ। तो ज़रा मुझे बता दें कि जो जिन ने कील ठोकी है, ये बात की जा रही है, इस पर कहीं सदाकत लगती है आपको? कहीं पर ऐसा लगता है कि इसमें हाँ कुछ ना कुछ सच हो सकता है? बिल्कुल झूठ है ये बात, और इस बात में किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि जी कोई जिन्नात आकर के इंसान के सर में कील ठोक दे। ये सरासर बेहुदा और बिल्कुल बेअसल बात है। याद रखिएगा, ये जिन्नात जो हैं ये गैर मरई मखलूक हैं, ना नजर आने वाली मखलूक है। इसको अल्लाह तबारक तआला ने कुछ इख्तियारात दिए हैं और कई मकामात पर ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद क्योंकि हम बहुत ही ज़ईफुल अकीदा लोग हो चुके हैं, हमारे मुआशरे के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। हम कह देते हैं जी जिन्नात ने ये कर दिया, जिन्नात ने वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात इंसानों को बनाया है, और इंसानों में उससे भी अशरफ मुसलमान हैं। और वो लोग जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की इजाजत के बगैर, उसके इज़्न के बगैर कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। रही ये बात कि जी जिन्नात ने कील ठोक दिया, मैं इस बात पे बिल्कुल 100% श्योर हूं कि ये बात गलत है, और ये जिन्नात को अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया। मैं एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है कि जी जिन हमारे जिस्म में दाखिल हो गया, हाजिरी हो गई, फुला बाबा जी आ गए, फुला की हाजिरी हो गई, तो ये बिल्कुल बेअसल बातें हैं। ना ही जिन्नात, देखिए याद रखिएगा, जिन्नात आग की उस किस्म से पैदा हुए हैं जिसकी लौ नहीं है, जिसका धुआं नहीं है। इंसान तकरीबन 70% पानी पर मुश्तमिल है, तो ये कैसे हो सकता है कि आग पानी के अंदर दाखिल हो जाए? चलिए मान लिया दाखिल हो गया, कहाँ से दाखिल हुआ? चलिए जी नाक के थ्रू, कान के थ्रू, मुंह के थ्रू दाखिल हो गया। स्टे कहाँ करेगा? कहाँ जाके वो पेनिट्रेट करेगा? तो ये बेअसल बातें हैं। सही, यानी दोनों एक्सपर्ट्स इस बात को मानने से बिल्कुल इनकारी हैं कि जो कुछ इस शख्स ने, खातून के शौहर ने कहा, वो बिल्कुल ही गलत है या फिर दकियानूसी बात उसने की है। लेट्स सी कि पुलिस अब क्या फाइंडिंग सामने लेकर आती है। आगे बढ़ी हूँ, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। कराची का इलाका है नाज़रीन बल्दिया टाउन, यहाँ का यूसुफ गोट बस टर्मिनल कराची में स्मगलिंग के सामान की सबसे बड़ी मंडी बना हुआ है। यहाँ पुलिस और कस्टम्स की सरपरस्ती में रोज़ाना अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हो रही है। पीर को मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।